अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूँ अरसलान खालिद। कल के प्रोग्राम में हमने पड़ोसी मुल्क भारत की बात की थी, जहाँ पर दिल्ली में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी था और एक इम्तिहान जो कि एंट्री टेस्ट होता है उसके पेपर के लीक को लेकर ये सारा मामला हुआ, जिसके नतीजे में वहाँ पर स्टूडेंट्स की खुदकुशियाँ थीं। और फिर ये एक मुतालबा था कॉकरोच जनता पार्टी का और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका कि वज़ीर तालीम जो हैं वो मुस्ताफ़ी हों। वो तो वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने की भी बात कर रहे थे, लेकिन ये एक दबाव जो बढ़ रहा था और फिर एक एहतजाज जो हमने देखा कि न्यू दिल्ली में शुरू हुआ, उसमें फिर लोगों की तादाद में इजाफ़ा होता गया और फिर ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मुख्तलिफ़ वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग हैं वो भी इन स्टूडेंट्स के साथ इज़हार यकजहती करते गए और पूरे मुल्क में, पूरे भारत में उनकी हिमायत में जो आवाज़ें हैं वो बुलंद होना शुरू हो गई। और फिर अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं चंद घंटे पहले तक भी, तो जो इस्तीफ़े का मुतालबा था उस पर कान नहीं धरा जा रहा था और उस पर अमल दरामद की कोई बात नहीं थी। फिर एक नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म हैं इंडिया के, उनका एक वीडियो स्टेटमेंट भी आया जिसमें उन्होंने इस सारे मामले की तहकीक के हवाले से बात की। तहकीकात होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन फिर चूँकि ये मामला इतना ज़ोर पकड़ गया, ये तहरीक इतनी जानदार हो गई कि इन स्टूडेंट्स के सामने बीजेपी को घुटने टेकने पड़े और उनके वज़ीर तालीम जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद हुकूमत से इन स्टूडेंट्स के मुज़ाकरात भी रहे और फिर ये चूँकि कॉकरोच जनता पार्टी है तो इस कॉकरोच पार्टी का ये कहना था कि जब कॉकरोच कहीं घुस जाएँ तो वहाँ से इतनी आसानी से निकलते नहीं हैं, या जब कॉकरोच आ जाएँ तो इतनी आसानी से जाते नहीं हैं। यानी कि इन्होंने अपने मुतालबात मनवाए, इन्होंने अपने निकात रखे गवर्नमेंट के सामने और वो सारे के सारे इन्होंने मनवाए और वो मनवाने के बाद उन्होंने न्यू दिल्ली में अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करने का ऐलान किया। अब ये पूरा एक पैटर्न है जो चला आ रहा है। आप श्रीलंका देखें या बांग्लादेश देखें या नेपाल देखें, इस पूरे ख़त्े में, और अब ये भारत में भी ये बात आ गई है। कल तक ये था कि शायद ये एहतजाज बहुत ज़ोर पकड़ेगा, लेकिन यकीनन ये पहला एहतजाज जिसमें इन स्टूडेंट्स को अमली तौर पर कामयाबी हुई है, तो ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये कोशिश जारी रखेंगे मज़ीद भी मामलात को आगे बढ़ाने की, और यकीनन ये बीजेपी को टफ़ टाइम देंगे जो कि वहाँ की अपोजिशन जमातें उस तरह से अब तक नहीं दे पाईं। तो ये सारा का सारा मामला है इस वक्त पड़ोसी मुल्क भारत में, जहाँ पर कह लीजिए कि अगर कोई अपने हक़ के लिए खड़ा हो जाए तो फिर वो अपनी बात को मनवा सकता है, अगर वो जायज़ एक उसका मुतालबा हो। यही कुछ हमें वहाँ पर नज़र आया। मैं चाहूँगा एक तो प्रोग्राम में आज हम इस मामले पर बात करें, इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान का जो मामला है, जहाँ पर मुसलसल हमले हैं, बमबारी है और एक मुसलसल कोशिश है ये बताने की कि किसी तरीके से जो खलीज के ममालिक हैं वो बराह रास्त ईरान के साथ जंग में मुलव्विस हो जाएं। इसलिए मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स बहुत सारी ख़बरें देते रहते हैं। अब दोबारा बहरीन और कुवैत के हवाले से ये ख़बरें चल रही हैं कि उन्होंने खुफिया तौर पर अपने त्यारे भेजे ईरान पे हमला करने के लिए। मामला यह है कि ये जंग अब तक अगर ईरान निशाना बना रहा है तो वो उन टारगेट्स को बना रहा है जो अमरीकी अड्डे हैं या जहाँ पर अमरीकी तनसीबात हैं इन ममालिक में, लेकिन बराह रास्त इन तमाम ममालिक को एक दूसरे के साथ जंग में धकेलने की एक कोशिश है। मैं चाहूँगा उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। असद खरल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए मैंने भारत का जिक्र किया सर। सबसे पहले एक सीख है, एक सबक है, और ये यूथ है पूरी दुनिया में जो बहुत एक्टिव है, और ये जेंजी जिसको हम कहते हैं अपनी बातें मनवाना जानता है। इन्होंने हुकूमतें तब्दील की, बांग्लादेश का मामला आपके सामने है, नेपाल में सूरत हाल, श्रीलंका, अब भारत में भी इन्होंने ये बात साबित कर दी। क्या सबक है इसमें और किस तरह से देख रहे हैं आप कि दुनिया में जो सियासत है, जो उसके डायनामिक्स हैं, अब वो स्टीरियोटाइप पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। स्टूडेंट्स, ये यंग लॉट किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, उसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, और ये अपने हकूक़ लेना और बात को मनवाना जानते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे के पूरे एपिसोड को जो वहाँ हुआ और आज इख्तिताम पजीर हो गया? जी अरसलान, बहुत शुक्रिया। इससे लेसन बहुत क्लियर है जी। लेसन बहुत क्लियर है कि जब किसी की डिमांड्स अगर लेजिटिमेट हैं, अगर जस्टिफाइड डिमांड है, तो उनको फौरी तौर पे मान लेना चाहिए। और वो डिमांड जो कि पब्लिक की डिमांड हो, उस पर देर नहीं करनी चाहिए। देर करने से अल्टीमेटली आपको माननी तो पड़ती है, बट जब देर कर देते हैं तो उससे आप बहुत कुछ लूज करते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है और उससे ज़्यादा आपकी साख पे बहुत
असर पड़ता है हुकूमतों की। तो हिंदुस्तान में देखिए लेजिटिमेट डिमांड थी, स्टूडेंट्स ने कहा कि जी हमारे एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है उससे ज़ाहिर है जो मेहनती स्टूडेंट्स उनसे ज्यादती हुई है, बच्चों ने खुदकशी की। ये कोई एक दिन की बात नहीं, कुछ महीनों से चल रहा था। बड़ा इजी सा इसका सलूशन था। शुरू में बच्चों की डिमांड थी कि इसकी आप तहकीकात कराओ। उस वक्त किसी ने इस्तीफे की डिमांड नहीं की, लेकिन उस पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। अगर तहकीकात करवा लेते तो मामला हल हो जाता। अभी भी तो आपने किया, तो इसलिए मैसेज बहुत क्लियर है कि जहाँ के भी इस तरह के इश्यूज होते हैं जिनका ताल्लुक आम लोगों से होता है, लेजिटिमेट होते हैं, जस्टिफाइड होते हैं, तो उसको मान के तो मामला को सुलझाना चाहिए। बातचीत से हमेशा चीजें हल होती हैं। लेकिन एक चीज जो अच्छी मैंने देखी है हिंदुस्तान में कम से कम, कि ये स्टूडेंट्स जो है, ये यंग लॉर्ड जो है, इसको कोई भी नाम दे लें आप, ये किसी के हाथ का या किसी की सियासत का ओके उसके भींट नहीं चढ़े। ये कैनन फॉडर नहीं बने किसी के सियासी मफादात का। बात वहां पर काम खराब होता है जहां पर इनको यूज किया जाए अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का, और उनको ऐसे मुतालबात के लिए आगे कर दिया जाए जिनका ताल्लुक ओवरऑल मुल्क से या कौम से ना हो, सोसाइटी से ना हो, अपनी जात से हो। वो नहीं होना चाहिए, उससे नुकसान होता है, उससे आप गेन कुछ नहीं करते। तो ये अच्छी बात थी। और अल्टीमेटली देखे ना उनके ये डिमांड जो थी, 3 डिमांड्स थी कि अभी स्टेज के ऊपर आके उनका एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दे। जो स्टूडेंट जिन्होंने 20 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की है उनको गालबन 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। मुआवजा, अगेन जी बिल्कुल। जब किसी की ऐसी हलाकत होती है तो उसको हर जगह जिंदगी का कोई नेमल बदल तो नहीं होता, लेकिन उसके लवाकिन को पैसे देते हैं। और थर्डली आई थिंक तहकीकात की जाए जिन्होंने इन बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया है। तो जब डिमांड आपने मान ली है और ये लेजिटिमेट डिमांड है तो मामला हल हो गया। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बेटर सेंस शुड प्रिवेल। जहां पर आप डिनाइल में अच्छा, जाते हैं, मैं ब्रिगेड साहब जहां थोड़ा पर सा ऐड हुकूमत। ऑन कर दूं कि यहाँ इन्होंने निज़ाम तालीम में बेहतरी के लिए 5 निकाती एजेंडा भी रखा है हुकूमत के सामने। उस पर भी बातचीत इनकी हो गई है। फिर ना सिर्फ ये, इन्होंने कहा कि सारे के सारे केसेस जो हम पे हैं हमारी पार्टी और हमारे लोगों पर, वो सारे के सारे ख़त्म करें और मंगल तक, यानी कि कमिंग ट्यूसडे तक, उस हवाले से हमें हतमी रिपोर्ट भी दी जाए। बड़ी नेगोशिएशंस माजी में भी और सियासी जमातें भी करती हैं, बट आई थिंक ये तो बहुत ही ज़बरदस्त डील लेके अपने लिए यहाँ से रवाना हुए दिल्ली से अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करके। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसमें कोई मजाक वाली बात भी नहीं है। जब उनके तशद्दुद जब हुआ है जिसकी जरूरत नहीं थी, तो केसेस तो ज़ाहिर है इनको खत्म करने पड़ेंगे। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की डिमांड जो पब्लिक डिमांड्स होती हैं, हुकूमतों को प्रॉब्लम अरसलान तब होती है जब हुक्मरान डिनाइल मोड में चले जाते हैं। वो उसको समझते हैं कुछ भी नहीं है और ये खत्म हो जाएगा और ये किसी के कहने पे हो रहा है। इससे चीजें बिल्डअप होती हैं। जब एक स्टेज के ऊपर आती हैं, जहाँ पर चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री को इंटरवीन करना पड़ता है, जैसे हिंदुस्तान में गालबन नरेंद्र मोदी को करना पड़ा, तो फिर जाके प्रॉब्लम। जब आपने उस स्टेज के ऊपर भी जाके उसको रिजॉल्व करना ही है तो शुरू में कर ले, ताकि ये इस तरह की चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिलो ना हो। तो आई थिंक बिल्कुल इन सही है ब्रिगेड स्टूडेंट्स साहब, ने एक आपका अच्छा आपका लेगेसी, पॉइंट आ आपकी गया बात कट रही है सलान, इसमें एक पॉइंट में ध्यान डालना चाहूंगा। इन स्टूडेंट्स को भी हमें दाद देनी चाहिए कि उन्होंने भी कोई तशद्दुद नहीं किया, वायलेंस नहीं की, आग नहीं लगाई, किसी जगह हंगामे नहीं किए, एक जगह पे बैठे रहे। तो जो कि अच्छा तरीका है प्रोटेस्ट का, कि आप प्रोटेस्ट बैठ के करें, आप कानून को अपने हाथ में मत लें। सज्जाद मीर साहब सर, यकीनन आप एक बड़ी तारीख से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, ख़ास तौर पर ये सब कॉन्टिनेंट की जो हमारी पूरी की पूरी तारीख है, ये तमाम तर चीज़ें नई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी तस्दीक कीजिएगा कि ये नौजवान एक अरसे के गैप के बाद हमें पॉलिटिकली या अपने मामलात पर या अपने हकूक़ पर चार्ज नज़र आ रहे हैं इस खित्ते में। हालांकि पॉलिटिक्स हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू होती रही और उससे बड़े लीडर हमें दिए, लेकिन ये एक सिलसिला बीच में हमने देखा कि डिसकंटिन्यू हो गया। पैराट्रूपर्स की फॉर्म में हमारे पास बहुत सारे लोग आने लगे और वो कहाँ से आए, कब किस ओहदे पर पहुँचे। और ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इस खित्ते की पूरी फिर एक ये सूरत हाल बनी। लेकिन अब मामला बिल्कुल तब्दील हो गया है। इस वक्त हमें उस तरह से स्कूल्स कॉलेजेस में पॉलिटिक्स नज़र नहीं आती है, लेकिन ये स्टूडेंट्स, इनको किसी पॉलिटिकल जमात की, किसी बैनर की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये अपने तई, इनमें एक लीडर होता है और वो एक नॉर्मल सा शख्स है और वो उठकर एक तहरीक चलाता है। बांग्लादेश में आप देख लें किस तरीके से, बाकी जगहों पर, और अपने मामलात में कामयाब हो जाते हैं, गवर्नमेंट टॉपल कर रहे हैं। और यहाँ पर ख़ासतौर पर इंडिया में सर, बीजेपी को नरेंद्र मोदी, रिजिड पर्सन जो कि मशहूर है, उसको घुटने टिकवा दिए। एक दिन पहले तक कोई इरादा नहीं था उसका, कह रहा था नहीं किसी सूरत भी हमारा वज़ीर मुस्ताफ़ी होगा, और फिर आज ये करना पड़ गया।
ये बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं आप। ये एक बात नोट करने की है कि पूरी दुनिया में नौजवान जो है उठ खड़े हुए हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करते हैं। एक नई नस्ल है जो अपना अंदाज रखती है सोचने का। हमारे खित्ते की जहाँ तक बात है, इसका अगर तजिया करें बांग्लादेश का, श्रीलंका का, नेपाल का, हिंदुस्तान का, ये इसके हवाले देने का इशारा ये होता है कि पाकिस्तान के साहब इक़्तिदार और पाकिस्तान के साहबाने सियासत सोचें कि कहीं ये बात जो है पाकिस्तान तक ना आ पहुंचे। ये सोचने की बात है। ये देखिए, पर्चे लीक होने का मामला जो है, ये पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। सिंध में हुआ है, खासतौर पर हुआ है, एक आध बार पंजाब में भी हुआ है। और ये मामला ऐसा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी करते हैं, जी। और ये मामला ऐसा है जिस पर लोग इतराज भी करते हैं। ये मामला ऐसा है जिस पर मेरिट का सवाल ही पैदा होता है और एक जनरल बात होती है। लेकिन इसको कभी इस हद तक आगे नहीं बढ़ा कि इस पर कोई हुकूमत टॉपल हो जाए। अब यहाँ जब वाकया आने लगा है कि ऐसे ही वाकया को हिंदुस्तान में एक मजबूत हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। हमने ये देखा है कि जहां भी कोई हुक्मरान अपना बड़ी ताकत के साथ इक़्तिदार पर जम जाता है, चाहे वो नाम नहाद जमहूरियत हो, चाहे कुछ हो, चाहे पाकिस्तान में ज़ियाउल हक हो, अयूब खान हो, या मुशर्रफ हो, ये हसीना वाजिद हो बांग्लादेश में, ये 9-10 साल से ज़्यादा नहीं काटते। इसके बाद लोग तंग आ जाते हैं और उसके बाद प्रोटेस्ट जो है ना बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस वक्त हिंदुस्तान में मोदी की जो जो गिरफ्त थी, वो लगता था कि कोई कांग्रेस तो उसके पास पास नहीं फटकेगी। मुझे लगता था कि उस इक़्तिदार जो है वो एक आमराना रवैया इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि उसके सामने जब स्टूडेंट आए, खड़े हुए, तो मोदी ने वो वही सोचा कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम से पहले। उसने कहा देर नहीं होनी चाहिए। उसने फौरन घुटने टेके। लेकिन क्या ये बात खत्म हो गई? क्या इसके बाद ये लहर आगे नहीं बढ़ेगी? क्या इसके बाद वो जो नौजवानों में एक कुव्वत पैदा हुई है, वो किसी और शक्ल में ज़ाहिर नहीं होगी? तो हो सकता है कि मोदी के ज़वाल के दिन शुरू हो चुके हों। उसको भी इक़्तिदार में आए हुए अब कई साल हो चुके हैं, और इतना लंबा कोई कौम इस तरह के जाबराना तरीके को बर्दाश्त नहीं किया करती, और हमारे खित्ते में तो बिल्कुल नहीं किया करती। इसलिए हमें मुंतज़िर रहना चाहिए कि ये पहला एपिसोड है, पहला इसका वाक़या है, पहला इसका एक सूरत हाल है जो हमारे सामने आई है। ये आगे भी बढ़ सकती है, और अगर आगे नहीं बढ़ती तो इसमें यही कहा जा सकता है कि मोदी की चाल जो थी, बड़ी ज़हानत की चाल थी। उसने बात को टाल दिया है। और लेकिन क्या ये बात ऐसा होगी, या नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा हो चुका है, वो अल्टीमेट मंजिल पे पहुंचना चाहेगा, यानी जमहूरियत के सही बहाली पर। ज़ाहिर इस वक्त तालीम में गड़बड़ का इशारा था। और देखें, ये हमारे यहाँ भी होता है, मैं जैसे कि मैंने कहा, तो उस पर प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन वो प्रोटेस्ट फिर आगे बढ़ता भी गया, और आगे बढ़ने की तवक्को भी है। अब भी देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी तो उनके मुतालबात कुछ बाकी है। असद खरल साहब, एक दिलचस्प बात, एक अरसे से एक दहशत का माहौल नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने भारत में बना के रखा हुआ था। वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, या बाकी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, या कोई और नाम और शख्सियात हैं, डरते थे, रिलक्टेंट थे, खुलकर अपने इजहार नहीं करते थे अपनी राय का, बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि बीजेपी के गुंडों से डर था उनको। और वो डंडों समेत डंडा बरदार उन्होंने एक फ़ौज रखी हुई है, जो भेज देते हैं और किसी को भी वो मारपीट करते हैं। और ये कॉकरोच जनता पार्टी भी जब प्रैक्टिकली मैदान में आई है, तो इसका भी इस्तकबाल इन्हीं गुंडों ने डंडों से किया था। पहले ही दिन इन्हीं के दरमियान शामिल होकर इनको मारा पीटा था। अब ये स्टूडेंट्स हैं, इनमें इतनी करेज थी कि इनकी बदौलत बहुत सारे जो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने भी दिल की भड़ास निकाली, उन्होंने भी खुल के बात की, किसी वीडियो पैगाम दिया तो कोई एहतजाज में आकर शामिल हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर या बाकी लोग वो बिल्कुल डर चुके हुए हैं, या कह लीजिए उनके पास कोई बड़ी तहरीक चलाने का फ्यूल नहीं है, और ये स्टूडेंट्स ने उनको वो प्रोवाइड किया विदाउट हैविंग एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड एनी बैकग्राउंड। इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये जो मोदी का जो वहाँ पे जो इक़्तिदार है, और जिस तरह एक घुटनज़दा माहौल है, और जिस तरह एक लावा पक रहा था, लोगों के अंदर एहसास महरूमी बढ़ रहा था, उसकी इंतहा पसंदाना जो सोच है या पॉलिसी है, उससे पूरा भारत जो है उसमें अक्सरियती लोग जो है वो
अकलीतों की बात करें, मुसलमानों की बात करें, सिखों की बात करें, या दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू जो है वो भी पढ़े लिखे जो है वो भी उनको पसंद नहीं करते, उनकी इस सोच को। अब वो सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है पक रही थी, और ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये तो अभी ट्रेलर है। और ये चिंगारी है, अब ये जो सुलगी है, अगर ये कहा जाए कि ये ख़त्म हो गई है तहरीक, या ये सारा मामला दब गया है, और ये अंदाज़ा आप लगा लें कि यही मोदी जो है रियासत, या मोदी जो है उसने इनके सामने सरेंडर इसलिए किया है कि उसको ये अदराक हो गया था कि ये तहरीक अब दबने वाली नहीं है, इसलिए उसने उनको मुतालबे मान के वक्ती तौर पर तो शायद वो ये समझ रही है हुकूमत मोदी की सरकार के ये हमने खतरा जो है इसको टाल दिया है, या ये मामला खत्म हो गया। इससे पहले आप देखें किसान जिस तरीके से वहां पे बाहर आए, उनको इन्होंने कोई घास नहीं डाली, और उसके बाद फिर ये स्टूडेंट का मामला आ गया, और इसका पर भी जब उसको पता लग गया मोदी को कि ये अब किसी सूरत भी ये मामला टलने वाला नहीं है, तो इसलिए उसको सरेंडर करना पड़ा। मामला ये है कि ये एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो, जिस तरह आपने कहा कि सियासी लोग हैं वहां पे, या जो लोग एहसास महरूमी का शिकार हैं, जिनको आपको पता ही जिस तरह का वहां पे इन्वायरमेंट है कि वो बिल्कुल उनको दीवार के साथ लगा दिया गया है। अब ये है कि अब मोदी की जो गिरफ्त है, या जो रियासत की गिरफ्त है, वो आपके सामने है कि उसको सरेंडर करना पड़ा। तो ये मोदी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, चैलेंज है, और यही वजह है कि उसने फौरी तौर पर सरेंडर कर दिया। लेकिन जिस तरह आप बात अभी कर रहे थे कि स्टूडेंट के मामला पाकिस्तान सिंध के अंदर खास तौर पर अक्सर ये मामला होते रहते हैं, तो यहाँ पे तो किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगती। तो मामला ये है कि इसके अंदर जो स्टूडेंट्स का मैं समझता हूँ कि जो अवेयरनेस आ रही है, जो शऊर आ रहा है, और ये जो चीज़ें हैं, और बगैर आप देखें जितने भी इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं जिनमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसमें कोई जाति या किसी सियासी मफाद के बगैर जो इस तरह की तारीखें होती हैं, हमेशा वो कामयाबी से इनकार होती हैं। आप बांग्लादेश अच्छा, की वहाँ मिसाल पहले लेंगे। बड़ा ये कोशिश की गई और एक ये रंग देने की भी कि पाकिस्तान की तरफ से इनको कोई फंडिंग है, बैकिंग है। वहाँ पर स्टूडेंट्स अपने मुजाहरों में इस बात का मजाक भी उड़ाते हुए नज़र आए। जो जो टैक्टिक्स हैं बीजेपी के, वो सारे के सारे उन्होंने यूज़ किए, नाकाम हुए, तो फिर ये बात यहाँ तक पहुँची। बट एक कह लीजिए एक लर्निंग है, एक मामला है, एक देखने की चीज़ है जो कुछ वहाँ पर हुआ। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया इसको देख रही थी या लोग देख रहे थे, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से उसका फोकस इस सारे मामले पर आया, और जिस तरीके से वो इसकी एक्सटेंसिव कवरेज कर रहा था, उससे भी मामला बहुत हद तक तब्दील हुए। जी को आगे बढ़ना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब, थोड़ी सी बात अब ईरान के हवाले से कर लेते हैं। इस वक्त ख़ास तौर पर ये जो ट्रंप का ऐलान है कि अगर सऊदी अरब मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ, इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल ना हुआ, तो उसके साथ जोरी मुआहिदा हम नहीं करेंगे। यानी कि अब उन्होंने मशरूत कर दिया इस बात को कि सऊदी अरब जो है इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो। ये पूरा का पूरा जो एक मामला इस वक्त बन रहा है, और जैसे मैंने आगाज़ में जिक्र किया कि अब मुख्तलिफ मीडिया ये ख़बरें देते हैं जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है कि जी बहरीन और कुवैत ने सीक्रेटली, उनकी फ़ौजों ने या उनके तैयारों ने भी हमला किया या बमबारी की है ईरान में। वो ज़ाहिर है मकसद उनका ईरान को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना, इन ममालिक को आपस में जंग में। अब ये वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप, कब तक ये मामला टल सकता है जो इस वक्त की सूरत हाल बनी हुई है, और इवेंचुअली शायद एक एग्रेशन कहीं से छोटा सा होगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ फुल फ्लेज वॉर, और पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। पाकिस्तान बड़ा वाइटल रोल इसमें प्ले करता है, बट द क्वेश्चन इज़ कब तक हम ये कर सकते हैं, कब तक ये आग लगने से पूरे खित्ते में रुकी जा सकती है। देखिए अरसलान, कोशिश तो अभी भी हम कर रहे हैं, और कोशिश हम अंत तक कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी रीजंस भी हैं, हमारी कोशिशें माजी में भी कामयाब हुई हैं। कॉम्प्लिकेटेड इशू है। डे वन से मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि चूँकि उसमें लैक ऑफ ट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि इस तरह के इशूज़ में चीज़ें बिगड़ने का अंदेशा ज़्यादा होता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान यही रीज़न है। अमेरिका के सदर का रवैया बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना होता है। उनकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ऐसी होती हैं कि उससे रिएक्शन आता है, क्योंकि मैं उनको कहता हूँ कि वो स्टेट्समैन नहीं है, वो स्टेट्समैन है ही नहीं है। तो ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आता है। फिर ईरान में जो पासदारान इनकलाब है, उनका रवैया भी सख्त गिर होता है। इस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी डे वन से इसराइल की कोशिश है कि ये पूरा खित्ता जंग की लपेट में है, ये गल्फ कंट्रीज रिएक्ट करें और इनके दरमियान जंग शुरू हो। देखें कितनी तरीके से, कितना टैक्टफुली उन्होंने ये किया हुआ है कि भाई सेकंड राउंड जब से ये हमलों का शुरू हुआ है तो इसराइल उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसराइल उसमें इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि सब कुछ अमेरिका ही कर रहा है। इसराइल इन्वॉल्व होगा तो ईरान इसराइल पर रिएक्ट करेगा, और इसराइल को काफ़ी नुकसान होता है जब ईरानियन मिसाइल जाते हैं, हीफा में चले या तल अबीब में चले गए। तो लेकिन इसराइल का काम अमेरिका कर रहा है, इसराइल को खुद करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है कि गल्फ कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो। और बहुत सारी खबरें जो हैं
बाज़ औक़ात ईरान के साथ ऐसे हमलों को जोड़ दिया जाता है जिसमें ईरान ने एट टाइम्स कहा भी है कि हमने ये नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कोई भी करेगा इल्ज़ाम ईरान पे लग जाएगा। मुझे नहीं समझ आती कि कुवैत और बहरीन के पास कौन-सी इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है जो अमेरिकन से ज़्यादा है, और या बहरीन और कुवैत को खुद हमले करने की ज़रूरत है। वो हम्म। तो ऑलरेडी अंडर अटैक है बिकॉज़ अमेरिकन बेसेस वहाँ पर हैं। तो इन खबरों में तो इतनी कुछ सदाकत नहीं है। इस तरह की फेक न्यूज़ कॉम्प्लिकेट करने के लिए आती रहती हैं। मेरे नज़दीक सबसे कोई जो कॉम्प्लिकेटेड इस वक़्त इश्यू है ईरान और अमेरिका के इस तनाज़े में, जो यमन और सऊदी अरेबिया का इश्यू है, ये एक बहुत संगीन सूरत-ए-हाल अख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट भी है। हूथीज़ ने जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन सऊदीज़ के ऊपर अटैक किया है और फुल फ्लेज अटैक किया है, आई थिंक इससे मामला गड़बड़ हो सकता है। और हूथीज़ किसके साथ लिंक्ड है ये भी हमें पता है। अभी तक ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर तो अटैक इस सेकंड फेज में नहीं किया, लेकिन हूथीज़ का अटैक भी उसी तरफ एट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये एक सीरियस सिचुएशन डेफिनेटली है। इस तरफ तवज्जो देने की सबको जरूरत है। बाकी इब्राहिम कॉर्ड आपने जिक्र किया, अमेरिका ने जिसको कहते हैं दाना फेंकने वाली बात है, वो अभी जोरी जो मुआहिदा सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका ने ऐलान किया है, वो भी आपको पता ही है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। वो भी अमेरिकी कंपनियां जो पीसफुल पर्पसेस के लिए दवाइयां बनाती हैं या तवानाई के शोबे में काम करती हैं, वही जाके सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी। कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सऊदीया की नहीं होगी कि सऊदी इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक दुनिया को बताने के लिए है। मेरा नहीं ख्याल सऊदी अरेबिया के लिए इस वक्त मुमकिन है कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। इस कॉन्टेक्स्ट में जब इसराइल का रवैया दुनिया के सामने है, इस वक्त उसका हिस्सा बनना तो मेरा ख्याल है बहुत एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा इस्लामी ब्लॉक के लिए भी, सऊदी अरेबिया के लिए भी। तो अमरीकी सदर ने जब डायरेक्ट उसको लिंक कर दिया है, तो उन्होंने भी अपने को कार्ड्स ठीक नहीं खेले। उनको पता होना चाहिए कि कम से कम इस स्टेज पे ये मुमकिन नहीं है कि इस तरीके बहरहाल से सर, अब ये आप कर ले बिल्कुल उस। ब्रिगेड साहब, जो आपने फरमाया, और ये अब कह लीजिए कि पूरी की पूरी तरह से बिल्ली थैले से बाहर आ रही है, चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं। सज्जाद मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में एक मज़ीद मुश्किल इस पूरे खत्ते के लिए, क्योंकि एग्रेशन बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक एपिसोड, यानी कि वो चीज़ें न्यूट्रलाइज़ नहीं हो रही हैं, नॉर्मलाइज़ नहीं हो रही हैं। और अब इस वक्त जो है वो आलमी मंडी में तेल बुलंद तरीन सतह पर है, उसका इम्पैक्ट अपनी जगह पर है। बाबुल मंदब में जो कुछ हो रहा है, सो पिछले सेशन, जो पहला सेशन था, मैं वो कह लूँ, या पहला एपिसोड था ऑफ दिस वॉर, उससे बड़ा इम्पैक्ट आने वाले दिनों में शायद हम देखेंगे। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। असल में अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि ईरान को खलीजी ममालिक से लड़ा सके, और हम समझते रहे कि वही अजम और अरब की लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो एक जहानत का मुजाहरा किया है वो सऊदी अरब ने किया है। उन्होंने ईरान के एक आध हमले के बावजूद भी रिएक्ट करने से इनकार कर दिया है। एक तरह से उन्होंने इस सूरत हाल से अपने आप को अलग रखने की कोशिश की है, जिसके नतीजे के तौर पर अरबों के और ईरानियों के ताल्लुकात उतने ख़राब नहीं हुए, सिवाय उन जगहों पे जहाँ उनके अड्डे कायम हैं। और जब अड्डों से जब वो टारगेट करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि अड्डों को ही टारगेट किया जाए, उनकी सिविल आबादी को न किया जाए। इस सूरत हाल में एक तरह की एहतियात बरती जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने एक तो हौसियों का मसला उठा दिया, और एक इस तरह के बाद का सऊदी अरब को इन्वॉल्व करने के लिए वो एक नया फेज शुरू करना चाहते हैं। इसके नतीजे के तौर पर सूरत हाल कॉम्प्लिकेट हो सकती है। वो चाहते ये हैं कि किसी तरह खलीज के दरमियान, खलीजी ममालिक के दरमियान और ईरान के दरमियान जो एक तरह की टसल थी वो जारी रहे, बल्कि शदीद हो, और इतनी शदीद हो कि उसका फ़ायदा इसराइल को पहुंचे। राइट इसराइल सर। का फ़ायदा इसमें नहीं है कि आप ईरान को नुकसान पहुंचा दें। इसराइल का फ़ायदा ये है कि आप ईरान और अरब को लड़ा दें और उनके दरमियान एक तरह की खलीज पैदा कर दें और इस पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज कर दें। तो ये जो डिस्टेबलाइजेशन करने की तरीका है, ट्रंप जो है इस तरह के काम जो है बड़े खुले बंदों करते हैं। वो कुछ खासा गैर सियासी से आदमी है। वो खुल के कहते हैं कि जी अब मैं आपको जौहरी दे रहा हूँ, एक दिन खबर दे देते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि लेकिन शर्त यह है कि अब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। इब्राहिम अकॉर्ड है क्या? इब्राहिम अकॉर्ड बुनियादी तौर पर इस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है कि अगर दुनिया में अदयान की मुख्तलिफ किस्में हैं, अदयान आलम की कोई इस्तिलाह है, अगर है, तो उसमें दीन इब्राहिम जो है वो एक तरह से एक ही सफ़ की कड़ी है, जिसमें ईसाई, यहूदी और मुसलमान शामिल होते हैं। वो कहते हैं तीनों इकट्ठे हो जाए।
एक ज़माने में यहूदियों के खिलाफ पूरा यूरोप भी था, मगरब भी था, ईसाई भी थे। असल लड़ाई उनकी ईसाइयों के साथ थी। अब उन्होंने ऐसा कोई बंदोबस्त किया है कि वो ईसाई और यहूदी तो लड़ते नहीं हैं, वो सारे के सारे आलम इस्लाम के खिलाफ इकट्ठे हैं। अब उस लड़ाई राइट मीर को साहब। ये खलीज के इलाकों में काफ़ी शदीद करना चाहते हैं, जो वो इतना जो आसान गोल्स नहीं। हैं या जो प्लान्स हैं जो अरसे दराज से हैं, अब वो बिल्कुल हमारे सामने हैं। असद करल साहब, आप भी बिल्कुल इसी बात से इत्तफाक करेंगे जो अभी नुक्ता मीर साहब ने उठाया कि ये पूरी की पूरी कोशिश यही है कि एक लड़ाई जो कि बड़े स्केल पर हो, पूरा ख़ित्ता इस आग में जले, और इस सब की आड़ में इसराइल अपने जो उसके अज़ाइम एक अरसे दराज से हैं उन पर वो अमल पैरा हो सके और उनको अमली जामा पहना सके। डू यू एग्री विद दिस कि ये सब कुछ उसी की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है? जी बिल्कुल। और आप देखें जिस तरह के इसराइल को तो पूरी तरह इदराक हो चुका है और वो चुप करके बैठ गया, और अब उसने अमेरिका को आगे लगाया, और अमेरिका को भी इस चीज का पूरी तरह इदराक हो चुका है कि वो किसी सूरत भी ईरान को फतह नहीं कर सकता। इसलिए जो उनकी कोशिश तो पूरी है अतुल के जो इस्लामी जो हमसाया ममालिक है ईरान के, उनके साथ ही आपस में उनको लड़ा दिया जाए। और देखें कि जो जिस तरह बात हो रही है, वो मुल्क जो है और ईरान जो है, इनकी कभी भी आपस में जंग नहीं हो सकती, जितना मर्जी अमेरिका कोशिश कर ले। और ईरान की ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी पॉलिसी है कि जहां से अमेरिकी अड्डे हैं, जहां से उन पर हमला होगा, वो उस हमले का जवाब जो है उन अमेरिकी अड्डों पे, उन निशानों को जो अहदाफ को निशाना बनाएंगे। इसमें तो वो पीछे हटेंगे। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी ये मामला हुए हैं, अमेरिका ने कोशिश पूरी भरपूर करके देख ली है, लेकिन वो मुल्क जो है ईरान पर हमले के लिए तैयार नहीं है। ना ही उनकी कैपेबिलिटी है, ना ही उनकी सलाहियत है, और ना ही वो करेंगे। और क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम निकल भी जाएं, इसराइल निकल भी जाए, तो आपस में जब ये लड़ते रहेंगे तो इस तरह ये है कि आपस में दस्तों गिरबान रहेंगे, खित्ते के अंदर कशीदगी रहेगी, ईरान कमजोर रहेगा। लेकिन वो उसकी पॉलिसी जो है या उसकी जो कोशिशें हैं, मैं नहीं समझता कि वो बराबर साबित हो सके। आपको नहीं लगता कि जो कोशिशें हैं वो उनमें कामयाब हो पाएगा? लेकिन बज़ाहिर ये तमाम तर चीज़ें, ये पूरा एक जो नक्शा है, ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है जो अब तक बना दिया गया है। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, सज्जाद मीर साहब, असद करल साहब। बात कर रहे थे हम इस वक्त जो ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान का मामला है। एक तो जो इंतहाई अहम बात है वो ये कि सऊदी अरब जो है उसको अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अब ज़ोर लगा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर साफ कह रहे हैं कि जोरी माहिदा भी जो है वो नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है, और ये बात ईरान को पता है बड़ा वाज़े तौर पर, और पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है। हाल ही में इसी हफ्ते में हमने उनके वज़ीर को भी यहाँ वेलकम किया, और पाकिस्तान ये कोशिश मुसलसल जारी रखे हुए है कि जो ये अज़ाइम हैं इस वक्त अमेरिका या इसराइल के ख़ास तौर पर, वो पूरे ना हो पाएँ। अब तक तो हम इसको रोकने में कामयाब रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी हम इसी तरह इसको रोकने में कामयाब रहें। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने